हेलो थ्री फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी को बढ़िया होना भी चाहिए। तो वान किंग ने जब ये इंसेक्ट देखे थे, सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट, तो उसने सीधे तौर पर इसे कहा था डेमन इंसेक्ट। इनके इस वर्ल्ड में एक एशियंट मिथ था, या कहें तो स्टोरी थी, कि एक टाइम पे डेमन इंसेक्ट रहा करते थे जिन पे पहले किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये धीरे धीरे आसपास की एनर्जी खाते गए, स्ट्रांग होते गए और इतने स्ट्रांग हो गए कि इन्होंने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिससे इन्हें मारने के लिए लोगों को यूनाइट होना पड़ा। इस वर्ल्ड में पहले बहुत से लोग रहते थे, जिसमें कई एम्पर लेवल के, थर्ड लेवल, एम्पर लेवल के वॉरियर भी शामिल थे। देखो हिचकियाँ आ रही हैं यार, मेरे को कौन याद कर रहा है आज। पर उन सभी ने फिर खुद को यूनाइट किया और इन्हें मारने के लिए चले गए। जिसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ना कभी वो एम्पर लौट कर आए और ना ही कभी ये डेमन इंसेक्ट दिखाई दिए। लेकिन इस पल जब इन डेमन इंसेक्ट को उसने देखा, तो उसे लगा कि जो र्यूमर पहले बताए गए थे वो सिर्फ मिथ नहीं थे और स्टोरी नहीं थी, बल्कि रियलिटी थी। इस समय वान किंग काफी उदास उदास होता। उसे पता था कि अब वो बच नहीं पाएगा। पागलों की तरह चिल्ला रहा था, अपने अटैक यूज कर रहा था, अपनी पावर को शो कर रहा था। दूसरी तरफ यहाँ के थोड़ा पीछे हट के कहता, क्या वास्तव में सोल डिवोरिंग इंसेक्ट इस दुनिया से रिलेटेड है? वो इसे डेमन इंसेक्ट क्यों कह रहा है? यहाँ के किनारे से काफी देर तक ये देखता रहता। 1 घंटा बीत जाने के बाद वान किंग की बॉडी अब हवा में हिलडुल नहीं रही थी। इसका पावर लेवल भी एम्पर लेवल से दाओ सोर्स लेवल, फिर ओरिजिन किंग, फिर ओरिजिन रिटर्निंग लेवल पर आ गया था। जिसके बाद अचानक ही वान किंग की बॉडी पर एक ब्लास्ट होता है और वान किंग की बॉडी छोटे छोटे लाइट डॉट में बदल जाती है। और इसके बाद वहां पर इंसेक्ट दिखाई देते हैं, जो कि पिछली साइज से थोड़ा बड़े हो गए थे। इनकी ग्रोथ को देखकर यांकाई को भी थोड़ी टेंशन हो रही थी। हालांकि उसने पहले से ज़्यादा यूज़ नहीं किया था और ये ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि यांकाई अगर इन्हें आज़ादी दे दे तो ये तो पूरी दुनिया तबाह करके पता नहीं किस लेवल पर पहुंच जाएंगे। साथ ही जैसे जैसे ये स्ट्रांग होते जा रहे थे, ये यांकाई के ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे इग्नोर कर रहे थे। यांकाई ने चाहे कितना भी ऑर्डर क्यों ना दिया हो, ये नहीं सुनते, जिससे यांकाई थोड़ा घबराया था और सीधे सोल वार्मिंग लोटस की लाइट को एक्टिवेट करके इन्हें अंदर खींच लिया था। शायद इसलिए क्योंकि लॉन्ग टाइम तक वो वहां पे रहे थे। सोल वार्मिंग लोटस की लाइट को महसूस करते हुए ये वापस लौट आते हैं और उस प्लेस को शायद वो अपना घर मानते थे। सरप्राइजिंगली जब यांका ने इन्हें वापस लिया था तो ये शांत हो गए थे और पहले की जगह अब अग्रेसिव नहीं थे। यांका को रियलाइज हुआ कि ये और स्ट्रांग हुए तो शायद वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, इंसेक्ट स्लैब ब्रेसलेट इसके लिए एक यूजफुल तरीका था। साथ ही वान किंग यांकाई द्वारा मारा गया पहला एम्पर माना जा सकता था। आउटर वर्ल्ड में यांकाई ऐसा करने में कैपेबल नहीं था। पीछे मुड़कर सोचते हुए यांकाई को चक्कर भी आ रहा था कि वास्तव में वान किंग इतनी इजीली मर गया। अब यांकाई कंफ्यूज भी था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वान किंग के अकॉर्डिंग इस हेवनली डेमन माउंटेन को सील कर दिया गया था और झोडियान की लीडरशिप में 4 लोग डिजास्टर स्टार खोज रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ के जमीन में पड़े बेहोश पर्सन को देखता है। होश में आने के उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे और यांकाई को उससे निपटने का कोई रीजन भी नहीं था। भाई तू जिंदा रहे या मर जाए, तेरी अपनी मर्जी थी। जिसके बाद यहाँ के चारों तरफ देखता और पेड़ पे नजर जाती है, जहाँ पे वही पर्पल गिलहरी थी, जो यांकाई को देखते हुए अपना सेल आती है और दौड़कर यांकाई के पास आ जाती है। मानो यांकाई को ऐसे घूरती है जैसे पूछ रही हो कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। यांकाई आगे बढ़ता है, गिलहरी को हल्के से सहलाता है और कंधे पर बैठाकर माउंटेन के डीप की तरफ जाने लगता है। कोहरा काफी घना था, बैली काफी डीप थी। यांकाई आगे जाते हुए ये देख ही नहीं पा रहा था कि आगे क्या है। साथ ही यह मिस्ट इतनी घनी थी कि ज्यादातर लोग जब इस जगह की तरफ आते थे पता लगाने के लिए, तो इस मिस्ट को देखकर डर कर पीछे हट जाते थे। कभी वो ये पता ही नहीं लगा पाए कि अंदर है क्या, क्योंकि अंदर कोई ट्रैप भी हो सकता था और ट्रैप से सबकी फटती थी। साथ ही कोई अगर अंदर चला गया और फंस गया तो एक इनविजिबल पावर कुछ टाइम बाद उसे बाहर फेंक देती थी। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस मिस्टिक वैली के अंदर हाई लेवल के एक्सपर्ट रिट्रीट में हैं और कल्टीवेट करते हैं, और ये फॉग उन्होंने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक फॉर्मेशन के तौर पर लगाई है। लेकिन वहीं पे मिस्टिक वैली के सेंटर में लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो कोहरे से ढका नहीं था, बल्कि इकलौता ऐसा एरिया था जहाँ पे मिस्ट नहीं पहुंची थी। साथ ही इस स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगभग 20 छोटे बड़े टीले होते हैं। ये टीले पूरे एरिया में फैले हुए थे, जैसे मानो किसी स्मारक की तरह हों, जिन पर एक एक नाम लिखा था। और ये ग्रेव स्टोन थे, यानी कि ये 20+ ग्रेव यार्ड थे। अगर कोई ध्यान से ये नाम पढ़े तो ऐसा लग रहा था कि इनमें से हर एक पॉपुलर ग्रैंड मास्टर या हाई लेवल का मास्टर था। ये लोग शायद पास्ट के कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे होंगे। मिस्टिक वैली में फैला हुआ कोहरा, ऐसा लग रहा था इन ग्रेवयार्ड के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इन ग्रेवयार्ड को संभालने के लिए ही ये कोहरा है। लेकिन इसी प्लेस पर एक साधारण से लकड़ी के मकान को हम देखते हैं, जो इस ग्रेवयार्ड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ था। और मकान के अंदर स्नो दाढ़ी वाला एक सफेद पर्सन पालथी मारकर बैठा था, जो काफी बुढ़ा लग रहा था, लेकिन रंग काफी चमकीला। उसकी पर्सनालिटी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रही थी और देखने पर ओल्ड मैन ऐसा लग रहा था जैसे मानो एक नॉर्मल पर्सन हो जिसने कभी कोई कल्टीवेशन नहीं किया। लेकिन उसकी हर ब्रीथ से ऐसा लग रहा था कि आसपास का पूरा एरिया जैसे ब्रीथ ले रहा हो, यानी कि यह पर्सन कल्टीवेशन के काफी हाई लेवल के पीक पर पहुंच चुका था।
जिससे वो इस वर्ल्ड के साथ फ्यूज हो पाया था, यानी कि उसमें और इस वर्ल्ड में ज़्यादा अंतर अब रह नहीं गया था, वो एक हो गए थे। अगली पल हम देखते ओल्ड मैन जब अपनी आंखें खोलता है तो चारों तरफ काफ़ी सारे स्पिरिट बीस्ट और मॉन्स्टर्स लगभग हजारों की क्वांटिटी में अपेयर होते हैं। दोस्त तब उनकी बॉडी पलक झपकते ही गायब हो जाती है, और जब वो दोबारा अपेयर हुए तब तक ओल्ड मैन मिस्टिक वैली की एक खास जगह पर पहुंच चुके थे। अचानक ही ओल्ड मैन के सामने एक अजीब सी मिस्टीरियस ब्लैक एल्टर अपेयर होती है और सीरियस तरीके से वो उस एल्टर को घूरने लगता है। इस एल्टर से एक छोटी सी आवाज़ सुनी जा सकती थी जो विंग की होती है। इस आवाज़ को सुनकर ओल्ड मैन को लगता है उसने जो सुना वो गलती नहीं थी। उसका चेहरा उदास हो जाता है। वो तुरंत ही कहता है, कितने साल बीत गए, क्या तुम एक बार फिर से जाग उठे हो? ऐसे बात कर रहा था जैसे मानो किसी ओल्ड फ्रेंड से बात कर रहा हो। ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, किस पावर ने तुम्हें जगाया? कुछ पल बाद वो इस जगह से गायब होता है और एक जगह पर अपेयर होता है। मिस्ट वैली के ऊपर खड़ा होकर एक लाइट निकलती है जिसने पूरे ही हेवनली मॉन्स्टर माउंटेन को कवर कर लिया था। दोस्त अब वान किंग को हराने के बाद यांकाई अपने माउंटेन की तरफ ही बढ़ रहा था और डीप एरिया की तरफ। फिर भी उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था। उसे ढूंढने में देर नहीं लगी। ये लोग जो पीछे से आए थे बान किंग के ही शायद सोल्जर थे, लेकिन उतने पावरफुल नहीं थे। यांकाई को इनसे कोई खास खतरा था नहीं। वो इन्हें इजीली मार सकता था, लेकिन यांकाई ऐसा करना नहीं चाहता था। उसे लगा कि ये लोग काफी सावधान है और उसे भी सावधान रहना चाहिए, अपने आप को रिवील नहीं करना चाहिए। जिसके बाद यांकाई इन सभी को इग्नोर करते हुए सीधा ही माउंटेन के डीप की तरफ जाता है। आधे दिन बाद यांकाई का सामना दो मॉन्स्टर से होता है जो उसे रोक लेते हैं। दोनों ही मॉन्स्टर्स नॉर्मल नहीं थे। अपने डिवाइन सेंस का यूज करते हुए यांकाई जान गया था कि ये दोनों रैंक 12 के मॉन्स्टर थे, जो कि एम्पर लेवल के बराबर होते हैं। एक वान किंग पहले यांकाई के लिए बड़ा सिर दर्द था। उसी के लेवल के दो पावरफुल मॉन्स्टर का सामना एक साथ करना, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? इवन की गाओ जूटिंग ने तो ऐसा भी कहा था कि इस माउंटेन में ऐसी भी शख्सियत है जिसे वो खुद भी चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। दोनों ही डायमंड काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जिसमें लेफ्ट साइड वाला एक जाइंट टेप की तरह था जिसके कंधे पे एक लोहे की दीवार जैसा चौड़ा एरिया था, तो राइट साइड वाला एकदम बिल्कुल सफेद बेदाग हिरण जैसा था। दोनों के बॉडी से जो और अनलेस हो रहा था वो इतना प्यारा था कि मानो किसी को भी हैरान कर दे। और तो और जो हिरण थी उसके माथे पर दो सींगें निकली हुई थी जो देखने पे काफी प्यारी लग रही थी। दोनों ही मॉन्स्टर अलग अलग टाइप के लग रहे थे, फिर भी शांति से एक साथ खड़े हुए थे। यांकाई का रास्ता रोके हुए थे। यांकाई इन्हें देखता है। यांकाई की फट भी रही थी कि रैंक 12 के मॉन्स्टर के सामने उसे करना क्या चाहिए, लेकिन वो इस बात को लेकर हैरान भी था कि ये दोनों मॉन्स्टर ह्यूमंस की तरह सोच रहे हैं, और कोई मॉन्स्टर होता तो वो अब तक अटैक कर चुका होता। दूसरी जब दोनों मॉन्स्टर अपेयर हुए तो जो पर्पल गिलहरी थी वो यांकाई के पीछे आ जाती है और छिप जाती है। आखिरकार रैंक 9 की बीस्ट होकर वो रैंक 12 के मॉन्स्टर से कैसे ही लड़ सकती थी। तभी हम देखते हैं जाइंट टेप जैसा जो पर्सन होता है वो नाक से फुफकारता है। आसपास आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इवन की यांकाई का भी डर और दिल दोनों ही बैठ जाते हैं। तभी आवाज आती है, काफी मजा आया। ह्यूमन आवाज। यांकाई हैरान होता है और तुरंत ही सामने की तरफ देखता है कि क्या वास्तव में ये उतने होशियार हैं, यानी कि इनसे बातचीत की जाती है, की जा सकती है। यांकाई तुरंत इन्हें ग्रीट करके कहता है, सीनियर। भले ही सामने वाला पर्सन मॉन्स्टर था, लेकिन पावर में उससे मजबूत था, तो सीनियर कहा जाना गलत भी नहीं था। लेकिन इससे पहले कि यांकाई कुछ कह पाता, वो पर्सन तुरंत ही अपने प्रेशर को बढ़ाता है और यांकाई के ऊपर डालते हुए कहता है, चुप रहो। यांकाई चुप हो जाता है। दूसरी तरफ जो हिरण थी उसकी बॉडी से एकदम होली लाइट निकलती है जो उस बंदर द्वारा यांकाई में डाले जा रहे प्रेशर को गायब कर देती है, और अगले ही पल एक लाइट से ग्लो होते हुए सुंदर सी लड़की में बदलकर यांकाई के सामने खड़ी हो जाती है। वाह यार, क्या प्यारी प्यारी लग रही, सफेद कपड़े पहने हैं। इसकी एज लगभग देखने में 20 साल ही लग रही थी। काफी सुंदर, काफी अट्रैक्टिव। वो तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, युआन भी सावधान रहो, अगर तुमने लिटिल लॉर्ड को चोट पहुंचा दी तो क्या होगा? और हिरण बंदर को डांट रही थी, जो देखकर युआन भी तुरंत ही कहता, हाँ, अगर उसे चोट लगी तो वो इसके लायक है। और अगले ही पल ये जाइंट टेप एक 40 साल के हापे जेड मैन में अपेयर हो जाता है जिसके बॉडी पे काफी अद्दे भद्दे कपड़े थे। इसी पे लिए मैं कहता हूँ लड़कियां चाहे जानवर भी हो पर ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है। लौंडे लौंडे होते ही नहीं है, लौंडे तो हमेशा ही जानवर होते हैं। हालांकि यहाँ का इन दोनों मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान था कि मैं तो पहली बार इस इलाके पे आया हूँ, तुम मुझे यंग लॉर्ड मान रहे हो? अब मैं यहाँ पे यंग लॉर्ड हूँ? यहाँ का हैरान था कि कब हुआ ये। अगले ही पल यहाँ को ऐसा लगा कि नहीं नहीं, वो तो यंग लॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन 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 सही समझे तुम लोग। तभी हिरण कहती है, यंग लॉर्ड घर लौटने का टाइम हो गया है, चलो। यांकाई ना तो हिला ना कोई जवाब दिया, क्योंकि वो समझ गया था ये बात पीछे उस पर्पल गिलहरी के लिए थी जो चहलाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। साथ ही थोड़ी घबराई हुई थी, जिसमें हिरण बोलती है, चिंता मत करिए, हालांकि मास्टर नाराज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर लिटिल लॉर्ड अपनी मर्जी से हमारे साथ ओबीडियंटली चले आते हैं तो उन्हें बिना किसी सजा के बुलाया जाएगा। जो देखकर गिलहरी कुछ बार चींची करती है।
युआन भी गुस्से में घूरते हुए उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ सौदेबाजी करने की? और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, इस बार मुझे मत रोकना बाइलू, मैं ऐसा सबक सिखा दूंगा, यही मुंह तोड़ दूंगा इसका। और वो ऐसे दौड़ के आता है जैसे मानो अभी पर्पल गिलहरी को पेल देगा। इस पल तक यांकाई को क्लियर हो गया था कि क्या होने वाला है। जिस गिलहरी से वो कोइंसिडेंटली मिला था वो इन दोनों एम्पर लेवल के मॉन्स्टर्स द्वारा खोजे जाने वाला मॉन्स्टर था, क्योंकि ये किसी हाई लेवल के मास्टर का बेटा था और इनका यंग लॉर्ड था। और हो सकता है कि इसका जो पापा हो वो हेवनली डेमन माउंटेन का एम्परर हो। यांका का दिल पूरी तरीके से गया था हिल। दूसरी तरफ ये जो दोनों मॉन्स्टर थे ये दोनों कमाल के थे। एक पीटने मारने और ठोकने की बात कर रहा था, दूसरी प्यार गुस्से को हटाकर दुलार ममता दिखा रही थी। वो तुरंत ही कहती, जल्दी मेरे पास आओ लिटिल लॉर्ड, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। जो देखकर तो ये जो अपना चिलगोजा होता है ना, यंग लॉर्ड गिलहरा, ये तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लड़की को देख के तो कोई भी पिघल जाएगा और बड़े बड़े विचारों के बीच में जाकर घुस जाता है, बाहर से अंदर से नहीं गया है। जो देख के आंके कहता, क्या वो सच में इतनी जल्दी झांसे पे आ गया? ये यंग लॉर्ड तो चूतिया है। तभी युआन फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता, अगर तुम मेरे हाथ आए ना मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा। जैसे ये वर्ड निकले गिलहरी एकदम बाइलू की बाहों में जिकड़ जाती है और युआनफी को जीव निकाल कर देख रही होती है। वायलू तुरंत ही कहता है, ये 11वीं बार है। यंग लॉर्ड प्लीज ऐसा दोबारा मत करना, आखिरकार बाहर बहुत खतरा है। ऐसा कहते हुए उसने जानबूझकर यांकाई की तरफ घूरा था और तुरंत ही कहता, सर ने यह भी कहा कि जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो वो तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त देंगे, इसीलिए थोड़ा और इंतजार करो। दूसरी तरफ ये ठरकी लिटिल लॉर्ड इतने गरम गरम एरिया में रहकर एकदम खुश हो गया होता है और तुरंत ही कहता है, जैसा तुम बोलो, अपना सिर हर बात पे हिलाए जा रहा था। तभी ये कहती है, वापस लौटने पर लिटिल लॉर्ड मास्टर से माफ़ी ज़रूर मांग लेना, जिस पे गिलहरी ने भी अपना से हिला दिया था। दूसरी तरफ 12th रैंक के दोनों ही लोग आपस में बात कर रहे थे इशारों में। तभी यानफी कहता है, क्योंकि अब लिटिल लॉर्ड का मामला सुलझ गया है तो बारी है। और ऐसा कहते हो यांकाई की तरफ देखते हो कहता है, लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डीप एरिया तक आने की? यांकाई का चेहरा तो पीला पड़ जाता है। वो ग्रीट करते हो कहता है, सीनियर को सूचित करते हुए जूनियर का पीछा किया जा रहा था, उसके पास एरिया के अंदर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैंने सीनियर को नाराज किया तो मुझे माफ करिएगा। तभी यानफी कहता है, बस मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और ऐसे आगे हाथ बढ़ाता है जैसे मानो यांकाई को अभी मार चुका हो और सीधे तौर पर कहता है, लगता है तुम इंसान सालों पहले हुए हेवनली डेमन समझौते को भूल चुके हो। तभी यांकाई कहता है, हेवनली डेमन एग्रीमेंट? अबे बहन के घोड़े, भूलूंगा तो तब जब याद होगा, मैं तो इस एरिया का ही ना हूँ। युआनफी का चेहरा यांकाई के इंप्रेशन को देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच भूल गए? जैसा कि मैंने सोचा था, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो मैं खुद तुम्हें यहीं पर विदा कर दूंगा। और ऐसा कहते उसकी बॉडी से प्रेशर निकलता है। युआनफी द्वारा छोड़ा गया प्रेशर बान किंग द्वारा छोड़े गए प्रेशर से बिल्कुल अलग था, काफ़ी कोल्ड और चुभने वाला। युआनफी का प्रेशर एक टाइप से कहें तो अगर थोड़ा सा दबंग टाइप का था, है ना, जो तुम्हें पूरी तरीके से नलीफाई कर दे या सप्रेस कर दे। तभी आवाज आती, ची 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 ची। गिलहरी तो एकदम बावली हो गई होती है और जल्दी से दोनों हाथों से युआनफी की तरफ इशारा करती, नहीं नहीं नहीं, ची 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 ऐसे। जो सुनकर युआनफी अपने रिएक्शन को रोकता है और गुस्से से थोड़ा सा उसे घूर कर शांत होता है और तुरंत ही यांकाई को देखकर कहता है, क्या तुमने हमारे यंग लॉर्ड को बचाया? यांकाई पल भर के लिए पर गिलहरी को देखता और फिर घटना याद आती है और तुरंत ही कहता है, ये बस एक कोइंसिडेंस था। अब युआनफी का चेहरा परेशानी से भर जाता है कि अगर किसी ने बचाया है तो यार, जिस हाथ से खिलाया जाता है जानवर उस हाथ को नहीं काटते। पहले का रूल सिंपल था कि अगर ह्यूमन यहाँ पे आए तो उन्हें मारा जाना चाहिए और वो मारे जाएंगे, लेकिन अब इस बंदे ने यंग लॉर्ड को बचाया था तो मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था। उसे ना मारना उसकी इच्छा के विरुद्ध होगा, लेकिन अगर मार दिया तो यंग लॉर्ड को बचाए जाने के बदले उसे मार देना थोड़ा बुरा होगा। वो बाइलू की तरफ देखता है तो बाइलू भी अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहती है, आपने हमारे मास्टर की जान बचाकर बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन लड़के, मुझे आपके शरीर में कई मॉन्स्टर जीवों के निशान दिख रहे हैं। आपने अपनी जर्नी में कई मॉन्स्टर जीवों को भी मारा होगा, है ना? यहाँ के थोड़ा सा घबराया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चला, लेकिन झूठ बोलना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। वो तुरंत ही कहती, जिन मॉन्स्टर्स को तुमने मारा वे हमारे हेवनली मॉन्स्टर माउंटेन की संतानें हैं, इसीलिए उनका वध करना घोर अपमान है। युआनफी तुरंत ही कहता, फिर तो मैं इसे अभी मार डालूंगा। तभी बाइलू रोकते हुए कहती, रुक जाओ, उसमें खूबियां भी हैं और कमियां भी, तो उसके साथ क्या करना है ये यंग लॉर्ड ही तय करेंगे, मतलब गॉड ही तय करेंगे या लॉर्ड। जो देख के युआनफी कहता है, ठीक है। अगली पल यांकाई को महसूस हुआ उसे एक स्ट्रॉन्ग पावर से जकड़ लिया गया है। अगर वो इस सिचुएशन पे कुछ करता या पावर शो करता तो दोनों 12th लेवल के मास्टर उस पर अटैक करके उसे यहीं मार देते, इसलिए यांकाई भागना बिल्कुल नहीं चाहता था। साथ ही बाइलू नाम की लड़की के बातों को सुनकर ऐसा लगता था कि वो काफी होशियार और समझदार पर्सन है, इसीलिए यांकाई को कोई ज्यादा खतरा महसूस नहीं हुआ। वैसे भी इस पल उसे महसूस हो रहा था कि इस गिलहरी की जान को बचाना उसकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था।
हो सकता है कि यांकाई को हेवनली माउंटेन में रखा जाए, लेकिन यांकाई को बस यहाँ से निकलने से पहले कुछ टाइम तक वेट करना होगा। उसके बाद उसकी सोल को उसकी रियल बॉडी अपने आप खींच लेगी। तो यांकाई को ज़्यादा चिंता नहीं थी, पर यांकाई कहता है सीनियर्स, इस जूनियर को आपको कुछ बताना है। जो देखकर युआनफी कहता है बोलो। यांकाई तभी कहता है जूनियर को जितना पता है उसके अकॉर्डिंग हेवनली मोस्ट माउंटेन पे झोउ डियान नाम के एक पर्सन ने अपने साथ कई मास्टर्स को लेकर पूरे माउंटेन की खोजबीन शुरू कर दी है। जो देखकर युआनफी और बाइलू तुरंत ही उनके इंप्रेशन बदलते हैं, जैसे मानो उन्हें सदमा लगा हो। और उस पर्सन का नाम सुनकर उनके चेहरे पर काफ़ी डरे हुए इंप्रेशन थे, जैसे मानो कोई डरावनी हस्ती का नाम सुन लिया हो। यांकाई तुरंत ही कहता मैंने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन बान किंग नाम के पर्सन से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उससे झोउ डियान के बारे में सुना। जो देखकर युआनफी की आंखें चौड़ी होती है और वो तुरंत ही कहता है तुम उस कमीने वान किंग से मिले थे। बाइलू तुरंत ही कहती है अगर बान किंग यहाँ पर है तो झोउ डियान जरूर यहाँ होगा। मुझे डर है कि बाकी 3 भी जरूर होंगे। वे क्या खोज रहे हैं? अंतिम प्रश्न यांकाई से ही पूछा गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो डिजास्टर स्टार नाम की किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। मुझे बाकी कोई जानकारी नहीं, यांकाई उसे बता देता है। बाइलू की आईब्रो तर जाती है। वो तुरंत ही कहती है डिजास्टर स्टार। वो तुरंत ही कहता है अगर तुम बान किंग से मिले थे तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? युआनफी ने हैरानगी से पूछा था। तभी यांकाई तुरंत ही कहता है ये लिटिल बास्टर्ड भागने में माहिर है। युआनफी यांकाई पे नजर डालता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विश्वास करे या नहीं। दूसरी ओर बाइलू की बाहों में मौजूद गिलहरी की आंखें इधर उधर घूम रही थी। वो यांकाई को एक समझदारी भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन स्पष्ट तौर पर बेनकाब करने की उसने कोशिश नहीं की। उसने कहा ठीक है यार, तू बोल रहा है तो यही सही, वरना गिलहरी ने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो तुरंत ही कहती तुम जो भी कह रहे हो वो चाहे सच हो या झूठ, पर हमें यह खबर मास्टर को बतानी होगी, तो चलो हमारे साथ चलो। बाइलू ऐसा कहती है और मुड़कर एक डायरेक्शन की तरफ चली जाती है। यांकाई को वानफी ऐसे उठा लेता है, आ ना बे, कंधे से ऐसे पकड़े हुए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांकाई कहता है सीनियर सीनियर ये जूनियर अपने आप चल सकता है, मैं आपके साथ चलूंगा। जो देखकर युआनफी उसे आज़ाद कर देता है कि जा बे, एक तो लोगों को इज्जत ही नहीं है, कदर ही नहीं है, एक तो उठा के ले जा रहा था मैं राजा महाराजा जैसे। दूसरी तरफ क्योंकि ये बान किंग का पीछा करने से यांकाई बच गया था, तो दोनों देखना चाहते थे कि क्या यांकाई की स्पीड सच में तेज है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा रहे थे और यांकाई वास्तव में इन्हें हैरान कर देता है और इनके बराबरी से भाग रहा होता है, या कहें तो इनसे बहुत पीछे नहीं होता, जिससे दोनों सरप्राइज हो गए थे। हेवनली डायमंड माउंटेन में कई झोउ डियान अभी भी अपने 9 है सींगों वाले ड्रैगन बीस्ट पर शांत से बैठा हुआ होता है। उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग बैटल कोई रिलीज हो रही थी, जैसे मानो वो लड़ना चाहता हो। उसके आसपास के एरिया में 5 अदर मास्टर भी थे जो एक सर्कल बनाए हुए थे। यहाँ पे कई लोग परेशान चेहरे के साथ भी बैठे हुए थे। ये 5 लोग वो लोग थे जिन्हें हेवनली मोस्ट माउंटेन से भागते हुए झोउ डियान और उसके सबॉर्डिनेट में बंदी बनाया था, जिसमें जियाओ वाई, मूरोंग, जियोजियो, चैन म्यूजी भी थे। इनमें से किसी ने भी किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, बस एक दूसरे को देख रहे थे, मानो जैसे कोई अननोन सब मैसेज भेज रहे हो। उन्हें बुरा लगा क्योंकि डिवाइन एसेंस एंड मिरर के अंदर वो ट्रेनिंग ले रहे थे, तभी इन लोगों ने उन्हें मिस्टीरियस तरीके से पकड़ लिया। हालांकि जब इन एम्प्रेस ने इन्हें पकड़ा था तो ये तीनों काफी हेल्पलेस और होपलेस महसूस कर रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यांकाई और जिया सेंग कैसे थे भी या नहीं थे। जब ये सब बात कर रहे थे तभी एक फिगर अपेयर होती है जिसके बाल धधकते लाल थे और वो बाहों में एक फिगर उठाए हुए थी। जाओवाई और अदर लोगों ने उस फिगर को देखा था तो इंप्रेशन बदल गया था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें एहसास हुआ था जिसे लाया जा रहा है वो जिया सेंग था। शायद उसे भी लियान यान द्वारा पकड़ लिया गया था। आखिर एक एम्पर लेवल के मास्टर की पावर होने के बाद भला जिया सेंग उससे कैसे ही लड़ सकता था। इस समय वो जिया सेंग से पूछना चाहते थे कि उसकी हालत कैसी है, वो ठीक है या नहीं, लेकिन जब उन्होंने उसे हिलता हुआ देखा तो किसी ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे लियान यान तनाव और चिंता के साथ खड़ा हुआ था और थोड़ी उदास लग रहा था, और इसका कारण यह था कि झोउ डियान की बॉडी में लगभग रिलीज हो रही बैटल कुई को वो महसूस कर सकता था, मानो उसके मास्टर में बैटल की कोई प्यास हो। लियान यान जानता था कि झोउ डियान किस चीज के लिए तरस रहा था, क्योंकि डिवाइन कंट्री के बनने के बाद यहाँ पे सभी लोग उस कंट्री में आ गए थे। 3rd लेवल के बहुत सारे मास्टर नहीं थे, इसीलिए झोउ डियान का कोई ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट भी नहीं था, क्योंकि सारी दुनिया के बैटल एंड हो गए थे, उसके पास लड़ने का मौका भी नहीं था। उस समय कुछ लोगों में कम से कम एक हेवनली मोस्टर माउंटेन में मौजूद था जो सबसे पावरफुल पर्सन था और झोउ डियान के इक्वल लेवल पर था। इसलिए झोउ डियान के दिल में इस जगह पर आने के बाद एक बार फिर से वही रूथलेस किलिंग इंटेंट बेक हो गई थी। लियान यान अच्छे से जानता था कि झोउ डियान कितना खूंखार है। हालांकि झोउ डियान मुड़कर पूछता है लियान यान की तरफ देखकर कि हालात कैसे हैं, जिस पे लियान यान कहता है सर को रिपोर्ट करते हुए सब कुछ लगभग ठीक है, जिस पे झोउ यान तुरंत ही कहता है लगभग, जिस पे लियान यान कहता है हाँ वो वान किंग से हमारा कांटेक्ट टूट गया है,
जो सुनकर जोडियान आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है ये कब हुआ और कैसे हुआ। लियान यान तुरंत कहता है सबऑर्डिनेट को पता नहीं है। वान किंग इससे पहले टाइम टाइम पे मैसेज भेजता रहता था, लेकिन एक टाइम के बाद वो अचानक गायब हो गया। शायद वो उस समय किसी पावरफुल पर्सन का पीछा कर रहा था। जोडियान से हिला तो कहता वान किंग की छिपने की स्ट्रेंथ बेजोड़ है, इसलिए जो भी हो उसे इतना सतर्क रहना ही चाहिए, और अगर कोई उसे इतना डरा सकता है तो वो हाई लेवल का ही मास्टर होगा। खैर, मैंने काफ़ी टाइम से आराम किया है क्योंकि मेरे पास एम्परर का ऑर्डर है, इसीलिए मुझे अब स्वयं वहाँ पे जाना होगा। जैसे उसने बोला था, वो अपने जो ड्रैगन वाला मॉन्स्टर होता है उसे लहराते हुए आगे डीप की तरफ जाने लगता है। जो देखकर लियान यान चिल्ला तो कहता है सर। जोडियान तुरंत ही कहता है क्या हुआ। तभी लियान यान आगे बढ़ते हुए हेवनली डेमन एग्रीमेंट के बारे में बताता है कि अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हम उस एरिया में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद मॉन्स्टर ट्राइब। जो देखकर जोडियान कहता है मॉन्स्टर ट्राइब, तुम्हें लगता है मैं मॉन्स्टर ट्राइब से डरूंगा? हाँ, मॉन्स्टर ट्राइब मेरा क्या बिगाड़ सकती है। लियान यान, कहीं तुम्हारी हिम्मत तो नहीं टूट गई। लियान यान के इंप्रेशन बदलते और वो तुरंत ही कहता है इस सबऑर्डिनेट को मास्टर के साथ आने की इजाजत दें। जो देखकर जोडियान कहता है ये हुई ना बात, चलो आ जाओ। और दोनों आगे की तरफ चले गए होते हैं। हेवेली डेमन माउंटेन के पीक डीप एरिया के अंदर एक वैली में। हेवेली डेमन माउंटेन के सेंटर पर, इस माउंटेन पर एक प्लेस था जहाँ पे रहने के लिए यहाँ के लॉर्ड ने अपना एरिया बनाया था, और इस जगह का जो भी आर्किटेक्चर था वो मॉन्स्टर ट्राइब के अगेंस्ट एकदम अलग था। सभी इमारतें काफ़ी बड़ी आइकॉनिक ह्यूमन ट्राइब के घरों से थोड़ा अलग थीं। वैली के बाहर रैंक रेवन के पीक के मौजूद ब्लड वुल्फ का एक ग्रुप था जो किसी भी लाइट को अंदर एंटर जाने तक नहीं दे रहे थे। वो सब कड़े पहरे पर थे। हालांकि युआनफी और वाइलू बिना किसी रुकावट के आंकाई को यहाँ तक ले आए थे। आखिरकार दोनों ही हेवेली डेमन माउंटेन के पॉपुलर लोग थे और डेमन एम्परर के अंडर आते थे, यानी मॉन्स्टर एम्परर के। तो भला कौन ही इतना अंधा होगा कि उन्हें रोकने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा मॉन्स्टर ट्राइब के जितने भी लोग थे आंकाई को लेकर कुछ क्यूरियस थे, तो कुछ नफरत भरे तरीके से उसे देख रहे थे, तो कुछ तो ऐसे घूर रहे थे जैसे मानो यांकाई के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाना चाहते हो। कुछ ही टाइम बाद सेंटर में पहुंचने पर आसमान छूता एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिसकी जड़ें और नीचे तक, और पेड़ की जो लंबी लंबी डालें और पत्तियां थी ऊपर आसमान तक फैली हुई थी। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ के आसपास की काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड एनर्जी को महसूस करता है जिससे उसकी सोल एकदम कांपने लगती है। वो हैरान था कि ये डिवाइन ट्री किस टाइप का अपना मैजिकल ऑब्जेक्ट है। जड़ों के पास यांकाई को एक दरवाजा दिखाई देता है जो लकड़ी का था लेकिन फिलहाल बंद था। यहाँ पहुंचकर युआनफी ग्रीट करते हुए कहता है लड़के यहीं रोको, जब तक तुम्हें कहा न जाए हिलना मत, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी और मुझे दोस्त मत देना। यांकाई को यह सब चीजें पता थी और वो खड़ा रहता है। पर्पल गिलहरी यांकाई को आवाज देती है, शायद कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। तब यांकाई से हिला तो कहता है चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखना। जिसके बाद बाइलू तुरंत ही कहती है चलो चलते हैं, और कुछ ही देर बाद यांकाई ही इकलौता पर्सन यहाँ पे बचता है। हैरानगी से इस ट्री को और चारों तरफ बैठे मॉन्स्टर टाइप के लोगों को देख रहा था जो गुस्से से उसे निहार रहे थे। मैच 10 सांसों के भीतर यांकाई 3 अलग अलग लेवल के मास्टर्स से घिरा हुआ था जो मॉन्स्टर रेस के थे। यहाँ चारों तरफ देखने पर कुछ मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन बॉडी धारण की हुई थी, तो कुछ नॉर्मल मॉन्स्टर बॉडी में ही थे क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर बॉडी में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। हालांकि ये सब यांकाई घूर रहे थे लेकिन यांकाई पे किसी ने अटैक नहीं किया था। गुस्सा भले कितना भी हो लेकिन मास्टर की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं। आखिरकार युआनफी और बाइलू यांकाई को यहाँ लेकर आए थे। तो मॉन्स्टर ट्राइब में सब कुछ पावर ही है, तो बाइलू और अदर लोग जो पावरफुल थे उनके नीचे के लोग यांकाई की तरफ नजर नहीं उठा सकते थे, और इन्हें देखते हुए यांकाई के दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये रीति रिवाज उसे अच्छे से पता थे। दूसरी तरफ यांकाई के बॉडी के अंदर सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट बुरी तरीके से वाइल्ड हो रहे थे, जैसे मानो किसी अननोन रीजन से बेचैन हो रहे हो, पर यांकाई उन्हें कंट्रोल करता है। शायद ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी स्पिरिट थी। यांकाई का चेहरा पीला था लेकिन उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था। दूसरा मॉन्स्टर रेस के मास्टर्स को रियलाइज हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उनकी पूरी बॉडी बर्फ के तहखाने में डाल दी गई हो। वो यांकाई को और गौर से देखते। दूसरी तरफ यांकाई यहाँ पे सोल वार्मिंग लोटस का यूज़ नहीं कर सकता था इतने सारे लोगों की नज़रों में, तो यांकाई की फटी में थी कि आखिर वो इसे रोके कैसे। वो केवल आह भरते हुए अपनी पूरी पावर लगा सकता था। तभी अचानक एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर यांकाई को दबा देता है, इतना पावरफुल कि यांकाई हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन जल्दी यांकाई को रियलाइज हुआ इस प्रेशर से उसे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट शांत हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि इस प्रेशर के मास्टर ने जानबूझकर उसकी मदद की थी। यांकाई तुरंत ही कहता है रैंक 12 का पीक, यानी कि एम्परर लेवल का पीक। यांकाई का मानना था इस जगह के लॉर्ड की पावर कम नहीं होगी, लेकिन इस लेवल पर होगी यांकाई ने नहीं सोचा था, क्योंकि इस जगह के किसी पर्सन के पास फिजिकल बॉडी नहीं है, ये सब सोल फॉर्म में है।
तो सोल फॉर्म के साथ कोई भी इस लेवल तक कैसे आ सकता था? इस पल यहाँ के यही सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई ग्रेट एम्परर अपीयर हुआ हो, क्योंकि उसी लेवल का तो ये पावर लेवल था। हालांकि जब यांका ये सोच रहा था उसके सामने एक फिगर आती है। बाइलू की निगाहें यांकाई के चारों तरफ थी और यांकाई को देखकर वो कहती है मेरे पीछे आओ। यांकाई वाइलू के पीछे पीछे उस गेट के अंदर चला जाता है। अंदर का एरिया पूरी तरीके से सजा धजा एकदम सुंदर पैलेस की तरह लग रहा था। सबसे निचले तल पे एक बड़ा सा हॉल था, लेकिन इस समय वह एक भी स्प्रिट नहीं थी। हॉल के कोने पर घुमावदार सीढ़ियां थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। यांकाई को नहीं पता कि ये सीढ़ियां कितनी ऊपर तक जाती है, लेकिन जहां वो खड़ा था वहां से पीक दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ का इन घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए वाइलू के पीछे पीछे ऊपर चढ़ जाता है। लगभग 15 मिनट चलने के बाद वे अंततः सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गए थे, जहां उसने सामने का हॉल देखा था। हॉल से एक गेट था जो कि बालकनी से जुड़ा हुआ था, जिससे नीचे का एरिया नजर आ रहा था। यहाँ का देखता है तो लगभग वो जमीन से 1000 मीटर ऊपर था। इस एरिया पे आने के बाद यांकाई को ऐसा लगा जैसे कई निगाहें उस पर टिकी हुई और यांकाई अलर्ट हो जाता है। तभी वो अपना सिर घुमा कर देखता है तो नॉर्मल कपड़े पहने हुए एक हाफ एजेड मैन उसे दिखाई देता है, जो हाथ पीठ के पीछे रखे हुए था। उसे पहुंचते ही युआनफी और बाकी के लोग रिस्पेक्टेडली उसे देखते हुए बगल में खड़े हो जाते हैं, जो देख के यांकाई समझ जाता है कि यही हेवनली डेमन माउंटेन के माउंटेन लॉर्ड होने चाहिए, यानी बीस्ट लॉर्ड भी कह सकते हो। और शायद उस पर्पल गिलहरी के ये फादर हो सकते थे। भाई यार, फादर किसी भी ट्राइब का हो, इधर उधर बंदूक चला दी होगी, गिलहरी पसंद आ गई होगी, गिलहरी पेल दिए, यंग लॉर्ड गिलहरी हो गए। यांकाई तुरंत ही झुककर ग्रीड करते कहता है, जूनियर सीनियर को प्रणाम करता है। वो कुछ नहीं बोलते और यांकाई की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं जैसे मानो आशीर्वाद दे रहे हो, लेकिन घंटा आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, बल्कि एक सीधा का सीधा अटैक यांकाई पे कर दिया था। यांकाई तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करके एक डिफेंस बैरियर बनाता है, लेकिन वो डिफेंस बैरियर आसानी से टूट जाता है। यांकाई इस अटैक से काफी हैरान होकर पीछे लड़खड़ाते हुए जाता है, लेकिन बहुत जल्दी ही संभल गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पर जो अटैक हुआ वो कोई खास पावरफुल अटैक नहीं था, जैसे मानो ये टेस्टिंग पर्पस पर किया गया हो। यांकाई कहता है, सीनियर आपका क्या मतलब है? आखिरकार पहचानने की जरूरत क्या थी? जिस लेवल पर यह मास्टर है, एक नज़र में यांकाई को सब कुछ देख सकता है, पूरी पावर देख सकता है। तभी पर्सन कहता, तुमने अपनी सोल टाइप आर्टिफैक्ट क्यों यूज़ नहीं की? यांकाई जवाब देने से पहले हैरान होते हुए कहता है, और कहता है, इससे पहले मेरा सामना एक पावरफुल एनिमी से हुआ था, जिससे बचते हुए मेरा आर्टिफैक्ट डैमेज हो गया था। और फिर यहाँ के उनकी तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर आप? और हैरान होता है। इस पर अचानक ही उसे होश आया था कि सामने वाले पर्सन ने सोल टाइप आर्टिफैक्ट की बात की, जबकि इस दुनिया में तो कोई आर्टिफैक्ट के बारे में जानता भी नहीं, क्योंकि आर्टिफैक्ट तो आउटर वर्ल्ड में यूज किए जाते, तो इस वर्ल्ड के लोग कैसे जानते थे? लेकिन यह पर्सन जानता था, यानी कि इसे आउटर वर्ल्ड के बारे में भी कुछ पता होगा। तभी ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि इस किंग को कुछ नहीं पता? हालांकि बातें उसकी मिस्टीरियस थी, लेकिन ठीक ठीक समझ आ रही थी। यांकाई को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। तभी यहाँ पे जेडमैन कहता है, ऐसा लगता है तुम सचमुच इस दुनिया से नहीं हो। यांकाई ग्रीट करके कहता है, सीनियर की नज़रें कमाल की हैं, बस सीनियर ने यह कैसे किया मैं ये जानना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जेडमैन अपने हाथ को उठाता है और अचानक एक लंबी तलवार अपेयर होती है, जिससे एक अजीब सी लाइट ग्लो हो रही थी। ये रॉड स्पिरिचुअल पावर से नहीं बनी थी, बल्कि कहें तो ये एक रियल आर्टिफैक्ट थी जो कि फिजिकल फॉर्म में थी। यांकाई तुरंत ही कहता है, एक सोल टाइप आर्टिफैक्ट। यांकाई की आंखें अपनी जगह से बाहर आ गई तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि इस दुनिया में कोई भी आर्टिफैक्ट हो पाना इम्पॉसिबल है, और हाई लेवल का आर्टिफैक्ट तो और भी मुश्किल, लेकिन ये स्लॉट देखकर ऐसा लग रहा था कि कम से कम एम्परर लेवल की होगी। और इस हाफिजेड मैन की और से एकदम परफेक्टली मैच करी थी। बगल में युआनफी और वाइलू इस लंबी तलवार को देखते तो हैरान होकर घूरने लगते हैं, क्योंकि हेवनली डेमन माउंटेन के मॉन्स्टर लॉर्ड के सबऑर्डिनेट होने के नाते वो जानते थे कि ये बेसकीमती ट्रेजर है। अपनी क्वालिफिकेशन के बावजूद भी उनके लिए इसे देख पाना काफी मुश्किल है। पिछले कुछ 100 सालों में शायद उन्होंने 1 या 2 बार ही देखा होगा इसे। साथ इन दोनों को ये नहीं पता था कि ये ट्रेजर कहाँ से आया और कैसे आया, लेकिन उन्हें इतना पता था कि यह मास्टर के पास ही था, जो उनके द्वारा बनाए गए वेपन से काफी मजबूत था। पर अब वो कंफ्यूज थे कि मास्टर इस वेपन को इस चूतिया से आदमी को क्यों दिखा रहे थे, और उन्होंने ये क्यों कहा कि ये जो बंदा है वो हमारी दुनिया से बिलोंग नहीं करता। थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी इन्हें। दोस्तों वो हाफिजेड पर्सन कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये एक सोल टाइप आर्टिफैक्ट है, और उंगली उससे ब्लेड पे फेर देता है, मानो उसमें सोल पावर डाल रहा हो, जिससे पूरी की पूरी ब्लेड कांपने लगती है। वो तुरंत ही कहता है, 800 साल पहले मैंने इसे वैन जीसान नाम के एक पर्सन से जीता था। मैं हैरान हूं कि क्या आप भी उसे जानते हैं। तभी आगे कहता है, टेम्पल मास्टर बैन जीसान के अकॉर्डिंग 800 साल पहले वही पर्सन एज्योर सन माउंटेन आया था, और उसने डिवाइन एसेंस एंड मिरर की खोज की थी, जिसके बाद उसने वहीं रहने का फैसला किया था और एज्योर सन टेम्पल को यहाँ पे स्थापित कर दिया था। उस टाइम के दौरान बेंजी सान उस मिरर के अंदर भी गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात एक हाफिजेड पर्सन से हुई थी, और ये आर्टिफैक्ट शायद
उन्हीं से इस पर्सन के हाथों में आया होगा। अब कैसे आया यांग काई को ये नहीं पता था। तभी आप एजेड पर्सन कहता वो एक दिलचस्प आदमी था। मिलते ही ऐसा लग रहा था जैसे हम पुराने दोस्त हो, हमारी खूब अच्छी बनती थी और इस राजा ने शर्त लगाकर उससे ये लंबी तलवार जीत ली। हालांकि आपके अकॉर्डिंग उस समय इस आर्टिफैक्ट के ये हालांकि आपके वर्णन के अकॉर्डिंग उस समय ये आर्टिफैक्ट केवल दाव सोर्स लेवल के हाई ग्रेड की थी। इसे एम्पर लेवल तक पहुंचने के लिए कई सालों का रिफाइनमेंट और न्यूट्रिशन लगा है। यहाँ कहीं कहता है ऐसा लगता है कि सीनियर को आउटर वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता है। जिस पे हाफ एजेड पर्सन खुशी से हंसते हुए कहता है इस राजा ने बेंजी सान के लिए बंदर देवता की शराब के कुछ बड़े घड़े यूं ही उड़ेले हैं तो मैं कुछ तो हासिल करूंगा ही। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था, इवन कि अपने अंडरगारमेंट के कपड़ों का कलर तक बता दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अब कितना पता होगा? यांग काई को अब थोड़ा सा सुकून मिलता है। अब उसे अपना डर नहीं लग रहा था कि ये उसे पेलेगा, नहीं इसका कोई बुरा इरादा उसे महसूस हुआ था, क्योंकि ये पर्सन आउटर वर्ल्ड के बारे में जानता है तो ज़्यादा समस्या भी नहीं थी। तब यहाँ काई कहता है क्या जूनियर पूछ सकता है कि सीनियर को कैसे संबोधित किया जाए? जो देखकर वो पर्सन कहता वो हाँ, मेरा नाम ई क्वान है। मैंने युआनफी से सुना कि आपने बाहर मेरे बेटे की जान बचाई। तभी यांग काई कहता है ये बस एक कोइंसिडेंस था। जो देखकर वो कहता है फिर भी तुमने उसकी जान बचाई। यह कहते हुए क्वान अपनी पीठ पीछे हाथ बढ़ाता है और एक छोटे से पर्सन को अपने पास बुलाता है। यहाँ के देखते हैं 2 साल का छोटा सा बच्चा था जिसने छोटी सी आस्तीन वाली एक शर्ट पहन रखी थी। चेहरा गुलाबी, गोल मटोल, छोटे छोटे हाथ, खुले पैर, गोरी स्किन, सॉफ्ट प्यारा प्यारा गोलू मोलू, पीछे लहरा रही एक लंबी सी चोटी। जो देख कर यांकाई तुरंत ही कहता है लिटिल पर्पर गिलहरी। बच्चा थोड़ा शर्मीला लग रहा था। यांकाई को देखते ही वो तुरंत ही अपने फादर के कपड़ों के पीछे छिप जाता है और क्यूरियस होकर चारों तरफ देखने लगता है। यांकाई समझ जाता है कि ये वही है, लेकिन अब वो यांकाई से पहले की तरह क्लोज होने से थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तो चलो गाइस, सब इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ये बच्चा और फादर और यांकाई के बारे में क्या होता है, क्या पता चलता है यांकाई को आउटर वर्ल्ड के बारे में, और क्या होता है झोडियान और ई क्वान के बीच बैटल में, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग तो लड़ेंगे। तो बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून। मेंबरशिप नहीं ली? अरे ले लियो।